छोटा है, तो अभी इतनी As I said, the initial trends in itself show that Gyanesh Kumar Gupta appears to be succeeding against the people of Bihar. अच्छा सर, चुनाव में इतनी मेहनत की, कार्यकर्ता आपका जो है वो बूथ पे लड़ा, उस कार्यकर्ता को कोई मैसेज अभी देंगे, आप इंतजार करिए। अभी जैसा कि मैंने कहा, ये शुरुआती रुझान है और कार्यकर्ता भी समझ रहा है इस बात को कि ये लड़ाई बीजेपी, कांग्रेस, आरजेडी, जेडीयू की नहीं रही। अब ये लड़ाई सीधा सीधा ज्ञानेश कुमार गुप्ता और भारत की जनता की लड़ाई है। सर, कांग्रेस जो है वो 5 से 7 सीटों पे आगे चल रही है। मैं एक सीट और एक पार्टी की बात ही नहीं कर रहा हूं, मैं एक विस्तृत बात कर रहा हूं कि ये बहुत बड़ी लड़ाई है। कांग्रेस ने जितना जोर सीट बंटवारे में लगाया था, अपने हिस्सेदारी में लगाया था, आपको लगता है उतना आशानुकूल परिणाम? मैं बार बार एक ही लाइन बोल रहा हूं, आप अलग अलग तरीके से कुछ भी पूछिए। ये चुनाव अब पार्टियों से ऊपर उठ चुका है। ये चुनाव सीधा सीधा चुनाव आयोग वर्सेस पीपल ऑफ इंडिया है, चुनाव आयोग वर्सेस पीपल ऑफ बिहार है। अच्छा, टिकट वितरण में कहीं कोई आप कहाँ आप दूसरी बातों पे आ गए? जब सीधी एक ही लाइन में सब कुछ समझ में आ रहा है, गागर में सागर है, तो फिर काहे यहाँ वहाँ की बात करें? थैंक यू। तो पवन खेड़ा को आप सुन रहे थे, जो एक बार फिर से इलेक्शन कमीशन पर ही सवाल उठाते हुए। राकेश जी, देखिए, जिस बात की उम्मीद थी कि अगर नतीजे उनके पक्ष में नहीं आए तो एक बार फिर से वही होगा जो हमेशा से देखने को मिला है। देखिए, साफ तौर पे पुनीता, आपने देखा कि अगर कांग्रेस के बड़े नेता अगर इस तरह के बयान अगर संवैधानिक संस्था को लेकर खड़ा करेंगे तो ये कहीं ना कहीं सवाल खड़ा होता है। क्योंकि आप अगर चुनाव में हार और जीत लगी हुई रहती है, तो अगर आपने काम किया, ग्राउंड पर काम किया, तो जनता उसके लिए अपना मत देती है। और इसमें अगर एनडीए शुरुआती रुझान में काफी आगे है, तो इसके लिए इलेक्शन कमीशन को दोषी नहीं ठहरा सकते। इलेक्शन कमीशन तो चुनाव कराना काम है उसको। ये कहना कि अगर, क्योंकि पवन खेड़ा जैसे नेता अगर इस तरह से उग्र भाषा का प्रयोग करेंगे इलेक्शन कमीशन के खिलाफ, तो इसे सही नहीं कहा जाएगा और इसे कहा जाएगा कि खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे। अगर यही ईवीएम की जहां तक बात करें, जब था तो सीधे तौर पर बीजेपी के नेता जब उस समय, जबकि आलोक जी उसको बेहतर तरीके से बताएंगे कि किस तरह से जब बीजेपी का नेतृत्व था, वो साफ तौर पे ईवीएम को लेकर सवाल खड़ा कर रहा था और आखिरकार अब जो है कांग्रेस सवाल खड़ा कर रही है। राकेश जी, देखिए, अडवाणी जी के समय में बात हुई, लेकिन उसके बाद उस पर जो सुधार हुए, असली बात यह है कि जो उन्होंने कुछ जो शंकाएं की थी उसको दूर किया गया। ईवीएम की मशीनें बड़े बड़े विशेषज्ञों ने आकर के उन पार्टियों को भी चुनाव आयोग ने ऑफर किया। ऐसा नहीं है कि चुनाव आयोग ने कहा नहीं जो हम जो कह रहे हैं ठीक है। उन्होंने कहा आप आके दिखा दीजिए। कोई नहीं गया, न कांग्रेस के राहुल गांधी जाते, अरविंद केजरीवाल जाते, लालू यादव जाते, कोई नहीं गया। दूसरा, जैसे ये जिस तरह से ज्ञानेश जी पर नाम ले रहे हैं, मुझे क्षमा करेंगे, आप देखिए वो सरकारी अधिकारी रहे हैं। आप, और यदि मैं पुराना बैकग्राउंड आपने चूँकि कहा तो मैं बता देता हूँ, नवीन चावला जी हमारे बड़े अच्छे मित्र, आप दुनिया में नहीं हैं, उन्होंने तो शादी कराई थी गांधी परिवार की, उनको चुनाव आयुक्त बनाया गया। उन पर कभी आरोप लगाया कांग्रेस बीजेपी ने? हमने कभी उनके साथ बैठकर हमने इसी तरह टीवी पर चर्चा की है। आप MS गिल थे, वो क्या थे, सरदार जी बने, उनको आप देखिए, वो उनको तो मंत्री बना दिया, चुनाव आयुक्त थे उसके बाद। आप जिनको आप पूरी पार्टी का आदमी मानते हैं, परिवार का आदमी मानते हैं, वो परंपरा तो ये है। मुझे नहीं लगता ज्ञानेश जी का कोई संबंध किसी अमित शाह जी से या मोदी जी से या किसी और बड़े मंत्री से रहा होगा। इसलिए मैं उनको डिफेंड नहीं कर रहा हूँ। मेरा कहना है कि चुनाव, जैसा अभी राकेश जी आपने बिल्कुल ठीक कहा कि जिस तरह से चुनाव आयुक्त पर हम भी कोई प्रश्न उठाते ना, यदि मीडिया पर प्रेस काउंसिल कुछ कहे या सुप्रीम कोर्ट कुछ कहे, तो हम ये नहीं कहेंगे ना कि साहब वो तो सुप्रीम कोर्ट मुझसे बायस्ड है। हम ये कहेंगे न्यायालय है, हमको कोई सजा होगी हमें दीजिए, यदि हमने अपराध किया है, हमने कोई गलत बोला है, माफ़ी चाहते हैं। तो मेरा ये कहना है कि जिस तरह से कांग्रेस, पवन खेड़ा जी शीला दीक्षित के सहायक थे, वो कोई जयराम रमेश कभी चुनाव नहीं लड़े, पवन खेड़ा कभी जिन्हें वो चुनाव नहीं लड़े। केवल ये जो कागज, जैसे हम प्रशांत कुमार के लिए कह रहे थे, राकेश जी लगभग ऐसी स्थिति, मेरी पवन खेड़ा जी के प्रति मेरा कोई दुर्भावना नहीं है। मैं यदि चुनाव लड़ने जाऊंगा तो 10 वोट मुझे नहीं मिलेंगे। कोई जरूरी नहीं कि 10 लाख लोग मुझे। पहले जब तक पूरा स्पष्ट क्लियर पिक्चर नहीं हो जाता है कि कौन कितने सीटों पर अंतिम रूप से किनको कितना सीट मिला है किस पार्टी को, टिकट बंटवारों में गलती हुई, ये सब तो, ये सारे चीज़ों पर जवाब तभी दी जाएगी जब अंतिम परिणाम आएंगे। अभी और इंतजार कर लेते हैं 1-2 घंटे के बाद, तब ये सारे सवालों का जवाब देंगे। अभी भी भरोसा है, उम्मीद है कि महागठबंधन सरकार बनेगी।
तो देखिए लगातार जो जेडीयू है या फिर जो कांग्रेस है, आप देखिए तमाम पार्टियों की तरफ से यही कहा जा रहा है कि थोड़ा इंतजार करना चाहिए। देखिए हम भी यही कहते हैं, ये तो शुरुआती रुझान है, अभी धीरे धीरे तस्वीर साफ होगी, लेकिन फिलहाल जो रुझान है उसमें तो नीतीश सरकार जो है वो बनती हुई नजर आ रही है एक बार फिर से। बहरहाल देखना ये होगा कि कितनी सीटें जो है किस पार्टी को मिलेगी। और राकेश जी देखिए, ये जो रुझान है सर, ये कहीं ना कहीं बताते हैं कि जो नीतीश कुमार, अच्छा एक चीज ये भी रही कि ग्राउंड पर नीतीश कुमार के लिए 2020 में एक बार ऐसा लग रहा था कि उनके लिए मतलब नाराजगी सी है, लोग उनसे नाराज थे, लेकिन इस बार की अगर बात की जाए तो ग्राउंड पर उनके लिए नाराजगी नहीं थी, एक सहानुभूति सी थी, एक मतलब ऐसा सा था कि हाँ बहुत काम किया, शायद और 5 साल काम करने का मौका उनको दिया जाए। ये जो फैक्टर था, क्या इसी वजह से जेडीयू का जो ये आंकड़ा नजर आ रहा है फिलहाल? देखिए, जिस तरह से नीतीश कुमार 2020 में मैं ग्राउंड जीरो पर वहां पर रिपोर्टिंग कर रहा था और महिलाओं की लंबी लंबी कतारें और लगी हुई वहां पर साफ दिखी थी, और जिस तरह से महिलाओं ने वोट की थी, तो कुछ लोग कहते थे कि महिला वोट जो है महागठबंधन की ओर जा रहा है, लेकिन जिस तरह से परिणाम आए और नीतीश कुमार की सरकार बनी, इस बार भी तमाम दावे किए जा रहे थे। हम लोग भी बातचीत करते थे, स्टूडियो की बात कांटे की टक्कर होती थी, लेकिन ये जरूर मैं कहता था कि डिसाइडिंग फैक्टर होगी महिलाओं की वोटिंग, जो कि 10% अधिक वोटिंग हुई है। और ये वोटिंग खुशबू, आप मानकर चलिए कि महिलाएं और यूथ ये कहीं ना कहीं जो है नीतीश कुमार के चेहरे पर, जो एनडीए के चेहरे पर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे पर अपने मत का प्रयोग किया है। ठीक है। अच्छा, डॉक्टर संजीव जी भी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए। अच्छा डॉक्टर संजीव, अगर जेडीयू के लिए जो बातें कही जा रही है, लेकिन एक बात तो ये भी कही जा रही थी कि चलिए जिस जंगल राज की बात लगातार इस बार भी जो एनडीए है उसने की है, लेकिन वो जंगल राज तो जेनजी ने देखा ही नहीं, तो कहीं ना कहीं क्या उनके लिए क्या फैक्टर काम किया है? ये जो 2 करोड़ की आबादी लगभग कही जा रही है, जिसमें से 1.5 करोड़ तो ऐसे हैं जो 18 से 29 साल के हैं। सर अनम्यूट कर ले जरा अपने आप को सर जी। देखिए, जेनजी को बहुत गलत तरीके से एक्सप्लेन किया जा रहा है। जेनजी ऐसा नहीं है जिसने अपने दादा दादी से कहानियां नहीं सर मैं आ रही हूं, आप बस यहीं से सर शुरू करेंगे। बस एक बड़ी खबर आ रही है अपने दर्शकों को, जरा वो बता दें अपडेट। इस बीच एक अहम जानकारी है, रामगढ़ में बीजेपी के अशोक सिंह पीछे चल रहे हैं, तो ये जानकारी अहम आ रही है, जहां पर देखिए कि बीएसपी के सतीश यादव आगे चल रहे हैं। ये अहम है, बीएसपी के सतीश यादव आगे चल रहे हैं। बीएसपी ने भी कैंडिडेट उतारे, 3003 वोटों से आगे चल रहे हैं सतीश यादव। तो क्या ये जो फैक्टर है वो होंगे साबित, ये देखना होगा। जी संजीव जी, सर अपनी बात आप पूरी करें। हाँ, तो मैं कह रहा था कि जो जेनजी को लेकर ना एक जबरदस्ती का एक प्रेडिक्शन किया जाता है समाज में। अरे भाई ठीक है, वो अच्छी सी अंग्रेजी अलग स्टाइल की बोलते हैं, उनका लिंगो चेंज हो सकता है, लेकिन इस देश की परंपरा से थोड़ी भाग रहे हैं वो। उनको भी दादा दादी ने कहानियां सुनाई हैं, उनको भी मम्मी पापा ने कहानियां सुनाई हैं। उन्होंने सुना है ना कि कैसे एक शादी में शोरूम्स लूट लिए गए थे। उन्होंने सुना है ना कि बिहार में क्या हुआ था, किस तरह उनके तमाम जेनजी के घर वाले घर छोड़ के दिल्ली आए हैं, बाहर गए हैं। जो तो ये तमाम चीजें भी तो उन्होंने सुनी है, जानी है ना। अच्छा, गूगल में सब कुछ पड़ा हुआ है। आप इंटरनेट पे वो अगर जेनजी हैं, बातें करने के लिए अपने लिंगो के कारण जेनजी हैं, वो मॉडर्निटी के कारण जेनजी हैं, तो फिर इंटरनेट पे एक्सेसिबिलिटी भी तो उनके पास उतनी है। तो ऐसा नहीं है कि जेनजी चीजों को नहीं समझ रहे हैं। जेनजी को लेके जबरदस्ती का एक, अच्छा जेनजी का वोट इतना ज्यादा प्रभावित हो तो प्रशांत किशोर की ये बुरी हालत क्यों होती? आज एक बड़ा बढ़िया सवाल खड़ा हो रहा है ना, अभी एक जगह में पढ़ रहा था, कोई प्रशांत किशोर अब थोड़े राजनीति, उन्होंने अभी सुन रहा था मैं कि 25 सीटों से ऊपर जनता दल यूनाइटेड आएगी। तो अब ये तो बिहार की परंपरा के अनुसार पलटूराम हो जाएंगे प्रशांत किशोर, या फिर राजनीति छोड़ के जाके फिर कोई दुकान चलाएंगे। तो अल्टीमेटली वो तो जेनजी के सहारे घूम रहे थे, जेनजी को पैसा दे रहे थे लगातार। वहां पर पेड वर्कर्स थे जो जेनजी से निकल के, उन्होंने तो सपना दिखा दिया था रोजगार का, यूट्यूब बनाओ रोजगार करो। तो ये जो कॉन्सेप्ट है जेनजी को लेके, मुझे लगता है ये बड़ा सही मौका है बिहार का चुनाव, जो जेनजी को लेके आप सबके जो जेनजी से जेन एक्स जेन वाई और जो थोड़े और ऊपर है, उन लोगों को उनके बारे में राय बदलनी होगी। वो अनअवेयर नहीं है, वो हमसे ज्यादा अवेयर हैं और वो बहुत अच्छा कर रहे हैं। बिल्कुल। लेकिन सर मैं यहाँ से एक सवाल आपसे ये पूछूंगी, अब जेनजी की बात अगर हम करते हैं, जंगल राज की अगर हम बात करते हैं, तो क्या आपको लग रहा है कि वाकई में जेनजी का वोट एनडीए को पड़ा है? नहीं तो किसको पड़ा है? एनडी सारा वोट तेजस्वी को नहीं चला गया ना। तमाम चीजें ऐसी हैं कि अभी तो और निकल के आएगा, लेकिन ये कहना कि 100% वोट एंटी एनडीए पड़ गया, ये भी नहीं संभव है। जो
कुछ कुछ वोट निश्चित रूप से तेजस्वी को मिला होगा, कुछ वोट निश्चित रूप से अभी निकल के आएगा, जनसुराज को थोड़ा बहुत मिल गया होगा, जो मिल गया होगा तो कहीं है ही नहीं लड़ाई में। लेकिन अल्टीमेटली तो नहीं मिला ना वोट। भाई केसी सिन्हा साहब की किताबें पढ़ के कितने लोग बड़े हो गए, लेकिन केसी सिन्हा साहब चौथे नंबर पे चल रहे हैं, तीसरे नंबर पे चल रहे हैं। ठीक है तो डॉक्टर तमाम संजीव सर, आती हूँ आपके पास। प्रियंका जी भी लगातार हमारे साथ जुड़ी हुई। प्रियंका जी देखिए, पिछले कई राज्यों के चुनाव देखें तो कांग्रेस की जो स्थिति है, ऐसा लग रहा है कि एक बार फिर से इतिहास अपने आप को दोहराने वाला है। जो स्थिति बाकी राज्यों में थी, शायद वही स्थिति अगर स्पेसिफिकली कांग्रेस की बात की जाए तो वैसी स्थिति नजर आ रही है। देखिए, कांग्रेस लगातार जिस तरीके से बात हो रही है जनजी की, तो मैं समझती हूँ कि जिस तरीके से लगातार जनता के मुद्दे उठाए गए हैं, चाहे वो बेरोजगारी हो, चाहे वो महिलाओं को उनका हक देने की हो, चाहे वहाँ पर जो स्वास्थ्य सुविधाएं हों या शिक्षा सुविधाएं हों, उन सब पर लगातार मुद्दों पर उठाती रही। इसके साथ साथ में जिस तरीके की जो वोट चोरी की यात्रा निकाली गई, वो भी अपने आप में ऐतिहासिक थे, क्योंकि जिस तरीके से SIR प्रक्रिया की गई, जिसमें नए वोटर को जोड़ना है या पुराने वोटर को काटना है, या उसमें मरे हुए लोगों को जोड़ना है, या उसमें जिंदा लोगों के नाम काट देने, ये सारा सब कुछ देखा पूरे देश ने। और मैं समझती हूँ कि ये पूरे देश ने देखा और आज के परिणाम भी इसी तरफ इशारा। लेकिन प्रियंका जी, ये जो रुझान है, जो बात आप कह रही हैं, उससे ये रुझान मिल क्यों नहीं रहे हैं? मतलब कुछ तो जैसे आसपास होता ना, जैसे आप कह रही हैं, चलिए ठीक है, रुझान कितने भी बदल जाएंगे तो कितने बदल जाएगा, ठीक है, आती हूँ आपके पास। संजय जायसवाल कुछ कह रहे हैं। तो नेता मानेगा जिन्होंने बिहार में पहली बार मुख्यमंत्री आवास से अपहरण एवं हत्या को राज चलाया था, तब तक आम जनता कभी इनका साथ नहीं देगी। विपक्ष के द्वारा लगातार प्रोपेगेंडा फैलाया जा रहा है कि मतगणना देरी से की जाएगी, इस पर लापरवाही की जाएगी, सरकार पे आरोप। अभी तक सारी चीजें स्पष्ट हैं, सारी गणना समय पर चल रही है, 5 राउंड गिनती भी हो चुकी है और 5 राउंड के जो रुझान है वह बदलते नहीं हैं और इसलिए एक भारी बहुमत से हम बना रहे हैं। अब ये लोग यही मुद्दा उठाएंगे, कोई कहेगा वोट चोरी हो गया, कोई कुछ बहाना करेगा, कोई अलग बहाना करेगा। अच्छा है विरोधी दल बहाना करें, क्योंकि हकीकत जानने पर उसको ठीक करने के चांसेस होते हैं। वो भी मुगालते में रहें और हमारे लिए अच्छा है। हम जनता के बीच गए, जनता की सेवा किए और जनता के साथ जुड़कर जनता की समस्याओं को दूर करने का जो कार्य NDA सरकार ने किया है, उसी का नतीजा है कि आज नीतीश कुमार जी और माननीय प्रधानमंत्री जी के आशीर्वाद से इतने बड़े बहुमत के साथ NDA शासन में आ रही है। तो देखिए, अपनी अपनी बातें, और इसी बीच एक बड़ी खबर आ रही है, रुझानों में पीके की पार्टी का बुरा हाल है। जी हां, प्रशांत किशोर की पार्टी का बुरा हाल। कई चुनाव, कई जनप्रतिनिधियों को जिताने वाले पीके जब इस बार खुद आए हैं मैदान में, तो सभी सीटों पर जनसुराज के पीछे हैं। मनीष मेहता हमारे संवाददाता जुड़े हुए हैं। मनीष, देखिए, फिलहाल जो रुझान है उसमें तो NDA की सरकार बनती हुई नजर आ रही है, मतलब रिपीट जो है नीतीश सरकार एक बार फिर से, और जो जनसुराज, जो इतने बड़े बड़े दावे इतने मंचों से किए प्रशांत किशोर ने, अब उनका क्या होगा? क्योंकि फिलहाल तो सभी सीटों पर पीछे नजर आ रहे हैं। देखिए, अगर पटना की बात करें तो सबके जुबान पर एक ही नाम है और वो नाम है नीतीश कुमार। क्योंकि अगर आपको मैं पहले तस्वीर दिखाता हूँ, फिर प्रशांत किशोर की बात करेंगे। पहले ये JDU ऑफिस की तस्वीर देखिए। यहाँ पर जहां भी आप देखेंगे, JDU ऑफिस से लेकर के पटना के अलग अलग सड़कों पर JDU की कार्यकर्ता आपको नारेबाजी करते हुए नजर आएंगे। और ये देखिए, बाकायदा JDU कार्यालय के बाहर की ये तस्वीरें हैं। और यहाँ पर जो सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है, कार्यकर्ता इस बात को लेकर ज्यादा उत्साहित है, जो आतिशबाजी कर रहे हैं, जश्न मना रहे हैं, वो ये कि नंबर्स को लेकर के JDU जिस तरह से उभर रही है, उससे कार्यकर्ता उत्साहित है। जी बिल्कुल उत्साहित है। बिहार के जनता एक बार फिर साबित आज कर दिए कि अच्छे मुख्यमंत्री फिर बिहार में देने जा रहे हैं नीतीश कुमार। 2025 से 30 फिर से नीतीश, क्योंकि उन्हीं के चेहरे पे चुनाव लड़ा था NDA, उन्हीं के चेहरे पे आज इतना मैंडेट मिला है, उन्हीं के चेहरे पे मैंडेट मिला है। नीतीश कुमार जब तक मुख्यमंत्री हैं, यहाँ CM का वैकेंसी किसी के लिए खाली नहीं है, नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री रहेंगे। टाइगर अभी जिंदा है, थे नहीं, टाइगर है अभी। बिल्कुल, मैं और भी लोगों से बात करना चाहूंगा। जी बताइए, खुश हैं? एकदम बहुत खुशी है। हमको जंगल राज नहीं चाहिए बिहार में, हमको चाहिए नीतीश कुमार जो। अच्छा, देखिए, ये बात जो मनीष कह रहे हैं ना, यहाँ के लोग, यही शायद बहुत भारी पड़ा है इस पूरे चुनाव में। आएंगे 1100 रुपया वृद्धा पेंशन आ रहा है, तो अब क्या चाहिए? हमको जंगल राज नहीं चाहिए।
मैं और तस्वीर आपको दिखाना चाहूंगा, ये देखिए, खुश है, बहुत खुश है, खुशी से धूम उठे हैं। जी जी, जो नीतीश का सरकार फिर से बना, जनता की खुशी के लिए जो है जो होना चाहिए वो काम हुआ, और फिर से जो है नीतीश कुमार मुख्यमंत्री जी बनेंगे। हमारे क्षेत्र के विधायक विजय चौधरी जी दोबारा फिर से क्षेत्र में आ गए हैं, इसी की खुशी में जो है हम लोग ये एक तस्वीर है जो कि इसने कमाल कर दिया है। फिलहाल रुझानों की बात करें, देख लीजिए बैलेंस, क्या मैसेज दे रहे हैं? मैसेज बहुत अच्छा दे रहे हैं सर कि हम लोग का सरकार हुआ है, बहुत अच्छी बात है। नीतीश कुमार का सरकार हुआ और विकास का जीत हुआ है, विकास का जीत हुआ है। और नीतीश कुमार जो है सो बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं अपने बिहार में। युवा सबको नौकरी, सड़क निर्माण, बहुत तरह के काम कार्य किए हैं वो। दो हाथ में पोस्टर रखे हुए, एक तरफ नीतीश जी, दूसरी तरफ मोदी जी, ये क्या लग रहा है? ये डबल इंजन ने कमाल किया है। जी बहुत बढ़िया कमाल किया है सर, 100% कमाल किया है ये। जेडीयू ऑफिस की बात करें तो यहाँ रह करके आतिशबाजियां हो रही है, और बाकायदा आप देख रहे हैं लोग अलग अलग तरीके से जश्न मनाते हुए नजर आ रहे हैं। और इन सब के बीच, क्या नाम है भाई साहब का? सुरेंद्र यादव। यादव जी, ये बताइए कि आज क्या लग रहा है रुझान से? विकास का जीत है, नीतीश कुमार को विकास का जीत है। टाइगर अभी जिंदा है बिहार में, टाइगर अभी जिंदा है बिहार में। तो आप समझ सकते हैं कि ये जो पोस्टर्स लगाए गए हैं, ये बाकायदा, क्या वकील है भाई साहब आप? फिलहाल ये बोल नहीं रहे, लेकिन इतना जरूर है कि यहाँ पर कार्यकर्ता काफी ज्यादा उत्साहित है। मोनिका, मनीष, ये बात आप सही कह रहे हैं, क्योंकि देखिए जो पोस्टर बैनर है उससे तो पट चुका है और एकदम माहौल जो है वो बिल्कुल बदल चुका है अब कुछ घंटों में। आप रहिए हमारे साथ, आपसे आगे भी बात करेंगे। सौरभ मालवीय जी भी हमारे साथ जुड़े हुए। अच्छा सौरभ जी, क्या ये उम्मीद थी कि इस तरह की तस्वीर आएगी? अच्छा एक बात ये भी है कि ठीक है, एनडीए के लिए लगातार जो रुझान आए और जो एग्जिट पोल आए वो बता रहे हैं कि शायद सरकार बन रही है, लेकिन जेडीयू का ये जो प्रदर्शन दिख रहा है अभी फिलहाल, हालांकि रिजल्ट में कन्वर्ट नहीं हुआ, उसके पीछे सबसे बड़ी वजह क्या है? नीतीश कुमार पर वापस से इतना भरोसा? सौरभ, देखिए निश्चित तौर पर बिहार की जनता ने नीतीश कुमार पर भरोसा जताया है और ये भी बता दिया है कि जिस तरह से नीतीश कुमार और मोदी की जोड़ी उस बिहार को, जो बिहार 2010 से पहले जहां जंगल राज यानी शाम को अंधेरा में बाहर घर से लोग नहीं निकलते थे, दिन के उजाले को भी तकलीफदायक मानते थे, सड़क, बिजली, पानी यानी रक्षा से सुरक्षा तक सभी चीज़ों को, इन सारी बातों को लेके आम जन ने बिहार में एक बदलाव देखा और उस बदलाव पर मुहर लगाई है। दूसरी जो सबसे महत्वपूर्ण बात है, वह महत्वपूर्ण बात यह है कि बिहार में इस बार महिलाओं ने और युवाओं ने बढ़ चढ़कर जो हिस्सेदारी की है, जो भागीदारी की है, वो कहीं न कहीं नीतीश कुमार के सुशासन पर मुहर लगाई है। और एक महत्वपूर्ण बात यह है कि नीतीश कुमार ने सुशासन का जो नाम दिया था, उस नाम को फलीभूत करने में, उस नाम को सार्थक करने में, और नीतीश कुमार ने इस बात को भी सिद्ध किया है। इसी बीच एक बड़ी खबर आ रही है, अपने दर्शकों को बता दें, राघोपुर से तेजस्वी यादव पीछे हुए हैं, ये बड़ी खबर है। अब तक तेजस्वी यादव आगे चल रहे थे और आपको बता दें कि पीछे हुए हैं 1273 वोटों से पीछे चल रहे तेजस्वी यादव। एक तरफ तेज प्रताप यादव भी अपनी सीट से और बीजेपी के सतीश कुमार आगे चल रहे हैं। बिल्कुल, देखिए बहुत बड़ी खबर है, राघोपुर से तेजस्वी यादव का पीछे होना, पिछले 2 चुनाव से यहाँ पर जीत और आरजेडी का गढ़ रही है। और ऐसे में मैं आपके पास आऊंगी, बीजेपी की प्रवक्ता भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अब लगातार देखिए बीजेपी के लिए निखिल आनंद जी, बहुत अच्छी खबर है ये बीजेपी के लिए, बीजेपी आगे बढ़ती हुई नजर आ रही। क्या फैक्टर, क्या ऐसे मुद्दे हो सकते हैं जो जनता के ऊपर, क्या महिलाओं का फैक्टर काम आया जो 10,000 रुपए दिए गए आखिरी वक्त में? देखिए एक लॉन्ग स्टैंडिंग क्रेडिबिलिटी जो नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में एनडीए सरकार ने जो स्थापित किया, ये उसी के ऊपर मतदान है। महिलाओं के लिए ये 10,000 रुपए को ज़्यादा तवज्जो दी जा रही है, लेकिन महिलाओं के लिए आप देखें तो जिस तरीके से नीतीश कुमार जी ने 1 करोड़ 20 लाख, और यही नहीं 1 करोड़ 20 लाख महिलाओं का जो जीविका सिस्टम, एक मॉडल तैयार किया, वो देश में एक अनोखा मॉडल है। और 10 लाख स्वयं सहायता समूह, 10 लाख से ज़्यादा इसके तहत स्थापित किए गए हैं। और इसने वुमन का जो एम्पावरमेंट किया, महिलाओं को 35% आरक्षण जो नौकरियों में दी, जिसके तहत पुलिस में जो महिलाओं का प्रतिशत है वो बिहार पूरे देश में सबसे ज़्यादा अव्वल है।
और इस तरह से जो एक जंगल राज के दौर की जिक्र हमेशा होती है, उसमें सबसे ज़्यादा इनसिक्योर जो तबका था वो महिलाएं थी, और महिलाओं का जो भरोसा नीतीश कुमार जी के लिए है वो काबिले तारीफ है। और महिलाओं ने वाकई में आउट ऑफ वे वोट दिया है, युवाओं ने वोट दिया है, और हम जिस तरीके से एक फ्रैगमेंटेड स्टेट को कंसोलिडेटेड स्टेट की ओर अब लेकर आए हैं, मैं आपके पास आती हूँ जरा एक पिछले दिनों जो 1.5 लाख करोड़ का। प्रियंका हमारे साथ बनी हुई है, कांग्रेस की प्रवक्ता हैं। प्रियंका जी, क्या अभी भी आप वेट एंड वॉच की स्थिति है, क्योंकि 11 बज चुके हैं, आपको लग रहा है कि अभी और भी ज्यादा उछाल आएगा कांग्रेस के नंबर पे? चलिए आएंगे इनके पास। संजय सिंह कुछ कह रहे हैं। देखिए 3 महीने पहले बोला था 80 लाख वोट जिस राज्य में काट दिए जाएंगे, जिस राज्य में 5 लाख वोट डुप्लीकेट बनेंगे, जिसमें 1 लाख वोट अता पता नहीं किसका है, उस राज्य के चुनाव परिणाम क्या होंगे? आप सहजता से इस बात को समझ सकते हैं। तो आज पूरी एनडीए को और मोदी जी को जाके अज्ञानेश कुमार को बधाई देनी चाहिए, उनको मिठाई खिलाना चाहिए, उनका माल्यार्पण करना चाहिए कि अज्ञानेश कुमार जी, आपकी कृपा से हम लोग बिहार जीत गए। यही हुआ है। दिल्ली के अंदर 40,000 वोट केजरीवाल साहब की विधानसभा में चुनाव शुरू होने से पहले कट गए थे। दिल्ली के अंदर हमने मंत्रियों के घरों में जहां 3 वोट थे वहां 33 वोट पकड़ा, 25 वोट पकड़ा, 26 वोट, 15 वोट, 22 वोट, ऐसे ऐसे वोट बनवाए गए थे। जब अलग अलग राज्यों के लोग जाके दूसरे राज्यों में वोट दे रहे हैं तो क्या चुनाव हो रहा है? क्या चुनाव है ये? तो इसलिए ये तो पहले से ही घोषित परिणाम था। आज उसका इंतजार कर रहे थे हम लोग कि 14 तारीख कब आएगी और कब ये सब चीजें हम लोग देखेंगे, लेकिन बोल मैंने पहले दिया था। को आप सुन रहे थे, और देखिए जो अभी चुनाव के परिणाम आए नहीं है, ये तो रुझान है, लेकिन आरोप जो है वो शुरू हो गया और बहुत ज्यादा प्रेडिक्टेबल आप कह सकते हैं कि विपक्षी पार्टियां नजर आ गई हैं। प्रियंका जी, कुल मिलाकर ऐसा नहीं लगता कि आप लोग बहुत प्रेडिक्टेबल हो गए हैं कि अगर जो सीट कम होगी तो फिर आप कहेंगे कि वोट चोरी है, बाकी चीजें? लेकिन एक बात समझ नहीं आती, आपके नेता जो राहुल गांधी हैं वो लगातार तमाम तथ्यों के साथ, तमाम चीजों के साथ आते हैं, लेकिन आखिरकार जनता कन्विंस कैसे नहीं हो पा रही है? जनता के बीच में वो मैसेज जा कैसे नहीं पा रहा, जबकि इतने समय से आप लोग ये मुद्दा उठाते हैं? देखिए, जनता के बीच में मैसेज तो जरूर जा रहा है, पर सीधी बात यह है कि जिस तरीके से वोट चोरी का मुद्दा राहुल गांधी जी ने उठाया था कि अगर आप वोट ही काट देंगे तो फिर वोट पड़ेगा कैसे? सबसे बड़ी चीज ये है कि वोट चोरी का मुद्दा राहुल गांधी जी ने जिस तरह आप कह रही हैं कि तथ्यों के आधार पर रखा, तो उसे तो एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा ना। पूरे देश ने एक्सेप्ट भी किया उसे, पर हकीकत ये है कि ज्ञानेश जी ने एक्सेप्ट किया। ज्ञानेश जी को जितने भी लेटर हम लोगों ने दिए, जितने भी कंप्लेंट्स हम लोगों ने दी, उस पर तो क्या कुल मिलाकर प्रियंका जी आप ये कह रही हैं कि ये जो चुनाव के ये परिणाम हैं, ये मतलब अगर इस तरीके के हैं तो इसमें चुनाव आयोग ने मतलब कि कुछ किया है? बिल्कुल। आप बताइए एसआईआर प्रक्रिया का जो नहीं, आप बताइए ना, एसआईआर प्रक्रिया में क्या उन लोगों के नाम नहीं कटे जो जिंदा थे? क्या उन लोगों के नाम नहीं ऐड किए गए जो इन लोगों की मृत्यु हो चुकी थी? क्या आप ये बताइए क्यों नहीं फॉर्म 6 और 7 का डेटा दिया गया? नए वोटर कितने जोड़े गए, उनका क्या पूरा फॉर्म्स थे वो उसके बारे में नहीं बताया गया? तो इन सारी चीजों को तथ्यों के आधार पर राहुल गांधी जी ने किस तरीके से बताया कि किस तरीके से जो हमारा वोटर होता है उसको डिलीट किया जाता है, और भारतीय जनता पार्टी के वोटर जो है, कांग्रेस की प्रवक्ता कह रही हैं वो मतलब कितना सही है? क्योंकि आप ये तमाम आरोप लगाइए, तमाम बातें कहिए, लेकिन अंततः जो सामने है वो ये कि परफॉर्मेंस आखिरकार किस तरीके की नजर आ रही है। वो कह रही है वोट ही काट लिए जाएंगे, जो वोटर्स है उनके नाम इस तरह से हेराफेरी की गई है, इसीलिए ये रिजल्ट है। और देखिए ना, हैरानी इस बात की होती है, मैं आपसे सवाल होगा सर कि हर चुनाव में जहां पर कांग्रेस हारती है या फिर बाकी विपक्षी दल हारते हैं तो ये कहा जाता है ईवीएम में गड़बड़ी की गई, लेकिन इस बार ज्ञानेश कुमार का सबसे ज्यादा जिक्र हो रहा है। देखिए, ये कितना दुर्भाग्यपूर्ण है। सॉरी, हम लोग पहले भी चर्चा कर रहे थे कि आप ज्ञानेश जी का नाम लें, किसी का नाम लें, लेकिन क्या जब भी जैसे कहा गया कि साहब नाम काट दिया, क्या कहीं जाकर के 100 आदमी 50 आदमी ले जाकर के राहुल गांधी या जितने उनकी पार्टी के लोग हैं जाकर कहते इनका नाम कटा हुआ है, जोड़िए? 1 महीने का समय दिया गया था या पूरा समय लगातार होता है। यदि आप वोटर इस पर काम करते हैं, मान लो हमारे दिल्ली में हुआ, जब ये पवन खेड़ा जी शीला दीक्षित जी के साथ थे, उस समय में मैंने पॉलिटिकल एडिटर ऑफ हिंदुस्तान टाइम्स, उनके सहित 35 लोगों के वोट काट दिए गए। से बात अपनी आप पूरी कीजिएगा। इसी बीच एक बड़ी खबर जरा आपने दर्शकों को बता दें, रुझानों में पीएम मोदी का आकलन एकदम सही सामने आया है। ये जानकारी आपको दे दें कि
केवल पीएम ने किया था नतीजों का सही आकलन, और अब वो आकलन सही होता हुआ नजर आ रहा है। जो रुझान है कम से कम वही बता रहे। कहा था बिहार में एनडीए की सबसे बड़ी जीत होगी, जरा सुन लीजिए। सबसे बड़ी विजय इस चुनाव में पक्की है दोस्तों। 14 तारीख के बाद आपको मैं कह रहा हूं विजय उत्सव की तैयारी कर लीजिए। एनडीए की अब तक की सबसे बड़ी विजय इस चुनाव में पक्की है दोस्तों। 14 तारीख के बाद आपको मैं कह रहा हूं विजय उत्सव की तैयारी कर लीजिए। ठीक है, तो आप प्रधानमंत्री मोदी को सुन रहे थे, उनका प्रेडिक्शन था। अब हमारे साथ राजभूषण चौधरी जी जुड़ गए हैं, यूनियन मिनिस्टर हैं। बहुत स्वागत है सर आपका इंडिया न्यूज पर। सर सबसे पहले ये बताइए कि ये जो रुझान है वो नतीजों में हालांकि तब्दील होने में वक्त लगेगा, लेकिन इन आंकड़ों के बारे में क्या कहेंगे? और जो तमाम विपक्षी पार्टियां वो कह रही हैं जब वोट ही चोरी हो जाएगा तो वोट पड़ेंगे कैसे? देखिए, जिस तरह से विपक्ष लगातार लोगों को दिग्भ्रमित करने का काम कर रहा था, लेकिन बिहार के लोग जो हैं, हमारी जो माँ बहनें हैं, हमारे जो बुजुर्ग हैं, युवा पीढ़ी हैं, सारे लोग समझ रहे थे बिहार का अगर किसी ने विकास किया है तो एनडीए की सरकार ने किया है। इसलिए लोग, विपक्ष भले जो भी कहे, लेकिन हमारे बिहार के लोगों का मानना स्पष्ट था कि बिहार के विकास के लिए, विकसित बिहार के लिए हमको वोट करना है और एनडीए की सरकार बनानी है। जेडीयू, हालांकि सर आप लोगों में अगर एनडीए में देखा जाए तो जेडीयू के आंकड़े बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। पिछली बार आप लोगों की सीटें ज्यादा थी, इस बार जेडीयू लग रहा है कि ज्यादा सीटों पर काबिज होगी, और पोस्टर बैनर तो बिल्कुल बदल गए हैं सर एकदम बिहार में रातों रात। देखिए, हमारे लिए 243 सीट मायने रखते हैं। हम कितने सीट पर बीजेपी लड़ रही है, कितने सीट पर जदयू लड़ रही है, विषय नहीं है। हमारा उद्देश्य गठबंधन मिलकर के, एनडीए अलायंस मिलकर के बिहार को विकसित बिहार बनाने का है। हमारे बीच कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं है। हम ये मान करके चल रहे थे कि हम 243 सीट पर लड़ रहे हैं, और इसलिए कौन कितने सीट पर जीतता है ये मायने नहीं रखता। मतलब जी, मुद्दा कौन सा समझ आ रहा है? क्या फैक्टर हैं सर? वो 4 मुद्दे बताइए जिसे लेकर जनता ने एनडीए को वोट किया है। 4 नहीं, हम 40 मुद्दे बताएंगे। जैसे कि आपने देखा कि किस तरह से बिहार में रोड का कंडीशन इंप्रूव किया। अभी आप बेगूसराय से अगर पटना जाना हो तो 1 से 1.5 घंटा में लोग पहुंचते हैं। मेरीन ड्राइव को देख लीजिए, पटना एयरपोर्ट को देख लीजिए, और बिहार में कहीं का भी रोड का कंडीशन देख लीजिए, बिजली की स्थिति देख लीजिए, लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति देख लीजिए। आप हॉस्पिटल का 2 एम्स एनडीए की सरकार में बिहार में स्वीकृत हुआ। हाँ, तो सर ये तो वो मुद्दे आप बता रहे हैं जिस पे आप बोलना चाहते हैं, क्योंकि चलिए ये मुद्दे काम भी करते हुए नजर आए, लेकिन सर बीमारू राज्य का तमगा बिहार से हटा नहीं है। कहीं ना कहीं लोग शायद ये भूल गए। क्या उनके लिए छोटा मुद्दा है कि प्रति व्यक्ति आय में आज भी बिहार पीछे से आता है? आज भी बिहार में जो बुनियादी सुविधाएं उसकी कमी है। क्या ये मुद्दे लोगों के लिए गौण रह गए? देखिए, हमारा अगला जो ये टास्क होगा, हमारे लिए बिहार को एक औद्योगिक स्टेट के रूप में स्थापित करने की होगी। यहाँ के लोगों को यही रोजगार मिले, हमारी सरकार की प्राथमिकता होगी। और जिन लोगों ने बिहार को बदनाम करने का काम किया था, जिनके शासनकाल में जंगल राज में यहाँ से जो इन्वेस्टर थे, जो उद्योगपति थे, पलायन कर गए थे, हम पुनः उनका विश्वास जीत करके उनको लाने का प्रयास करेंगे, ताकि यहाँ के लोगों को यही रोजगार मिले। अच्छा, ठीक है सर, एक रहिए जरा आप हमारे साथ। प्रियंका जी भी हमारे साथ है। प्रियंका जी, देखिए मुद्दे तो बहुत थे, ऐसी बात नहीं है, लेकिन वो मुद्दे जनता तक आप लोगों ने कितने पहुंचाए? क्या आपको लगता है कि वोट चोरी के अलावा भी कई मुद्दे हो सकते थे? बहरहाल आपके पास आएंगे। इसी बीच एक बड़ी खबर आ रही है प्रियंका जी, फिर मैं आपसे रिएक्शन भी लूंगी। इलेक्शन कमीशन ने 239 सीटों के रुझान अब जारी कर दिए हैं। तो देखिए बहुत करीब है अब ये रुझान जो है। 83 पर बीजेपी, 79 सीटों पर जेडीयू आगे है, और महागठबंधन की अगर आप बात करें तो यहाँ पर देखिए 32 सीटों पर आरजेडी और 6 सीटों पर कांग्रेस आगे नजर आ रही है। बिल्कुल, और 39 सीटों पर जो बाकी अन्य हैं वो भी आगे। ये तीनों की दुकान बंद होने के कगार पर। प्रियंका जी, मेरा सवाल वही, बिहार की जनता का जो आशीर्वाद मिल रहा है, अभी जो संकेतों में से मिल रहा है, रुझानों में से मिल रहा है, वो ऐतिहासिक रूप से दिखाई दे रहा है। जो हम लोगों का विश्वास था, माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के प्रति जो बिहार का भरोसा है,
जो माननीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में 20 साल में बिहार का विकास हुआ है, उससे यह संदेश गया है कि जंगल राज नहीं चाहिए, कट्टा राज नहीं चाहिए, गुंडा राज नहीं चाहिए, घोटाला राज नहीं चाहिए, भ्रष्ट राज नहीं चाहिए, गरीब का शोषण करने वाले नहीं चाहिए, परिवारवाद वाले नहीं चाहिए, फर्जी पीडीए वाले नहीं चाहिए, विकास वाले चाहिए, सुशासन वाले चाहिए, और जो तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं उनको भी यह बिहार की जनता का जो संदेश आ रहा है उससे जवाब मिल रहा है। मैं अभी तो रुझान है, अंतिम परिणाम आने के बाद आप सबसे बात करेंगे। वोट चोरी का आरोप लगाया जा रहा है, एसआईआर पे आरोप, सब इनके फर्जी आरोप धरे के धरे रह गए। ये जो सबसे बड़े चोर हैं श्री राहुल गांधी के खानदान, जिनके डीएनए में चोरी है, वोट की चोरी। आप सरदार पटेल जी देश के पहले प्रधानमंत्री होते अगर पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के पक्ष में वोट की चोरी 1946 के अंतरिम सरकार में नहीं की गई होती। श्रीमती इंदिरा गांधी जी रायबरेली से चुनाव हार गई थी, राजनारायण जी गया, इलाहाबाद हाई कोर्ट ने उनके खिलाफ फैसला दिया, आपातकाल देश में थोपा गया। चोर वोट के ये लोग हैं। हम और आलोक जी वहां पर उस समय मौजूद थे। उन्होंने साफ तौर पर सिलसिलेवार क्षेत्रवार कहा था कि हम मतलब यूं ही उनको चाणक्य नहीं कहा जाता है, मतलब पूरा कैलकुलेट उन्होंने किया। जो बिहार प्रवास पर आए उसके बाद सब कुछ सही बैठाया, और अब देखिए कि जो आप कह रहे हैं वो रिजल्ट बिल्कुल तस्वीरें भी दिखा देते हैं। सर मैं आपके पास आऊंगी, जरा तस्वीरें दिखा देते हैं। लड्डू बटने शुरू हो चुके हैं और जश्न का माहौल यहाँ पर देखने को मिल रहा है। दृश्य है ये कि इन्होंने बिहार की जनता ने विकास के नाम पर नीतीश कुमार जी को भारी बहुमत से विजयी बनाया। अभी हम लोग कुछ ही देर में पूरा यहाँ होली दीपावली अच्छा चुकिया पटाखा, कोई भी आवाज वाला नहीं, अबीर गुलाल बैंड बाजा सबसे हम लोग एक जश्न मनाएंगे। 1 घंटा बाद यहाँ दीपावली मनेगी। अमित शाह जी ने भी कहा था कि बिहार में डबल दीपावली मनाना है तो नीतीश कुमार जी को एनडीए सरकार को फिर से चुनिए। और नीतीश कुमार जी ने जो अपनी मेहनत करके बिहार की तकदीर और तस्वीर बदल दिया, इसी का नतीजा है कि ओहे मुंह गिर गए इंडिया गठबंधन। मैंने कहा था जो आपके कुछ लोग, कुछ ऐसे लोग जो आज तक बिहार में नजर नहीं आते थे, उनका देख रहे हैं इलेक्शन के नतीजे। जी हाँ, ये तस्वीर जीतन राम मांझी 6 सीटों पर उम्मीदवार उतारा है। कितने पर जीतेंगे ये तो देखना दिलचस्प है, लेकिन फिलहाल देखते हुए कि ये नतीजे जो हैं किस तरफ जा रहे हैं। ये अच्छा, मनीष जी भी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए। उससे पहले एक बड़ी खबर, मनीष जी के पास फिर आऊंगी। एक बड़ी खबर और अहम जानकारी आपको दे दें। ये तस्वीरें तो हमने दिखाई आपको, पवन सिंह की पत्नी लगातार पीछे चल रही है। आपको बता दें कि पवन सिंह की पत्नी काफी लाइमलाइट में आई थी अचानक से, जब ये चुनाव की तारीखों की बात सामने आई। तीसरे नंबर पर फिलहाल चल रही हैं और इन पर जो आरोप है वो भी काफी लगाए गए। जेडीयू के महाबली सिंह आगे चल रहे हैं यहाँ से, आपको बता दें। और लगातार जो तमाम सीटों के रुझान है वो आ रहे हैं। और आलोक जी, ये चलिए आंकड़े तो ठीक है। अच्छा सर, एक बात, कम से कम इस चुनाव, अच्छा मैं एक आंकड़ा ये पढ़ रही थी कि अगर पिछले 21 चुनावों को देखा जाए, विधानसभा चुनावों को, 10 ऐसे हैं जिसमें की सरकार रिपीट हुई, 11 ऐसे हुए जिसमें की सरकार रिपीट नहीं हुई। बिहार में 20 साल के बाद भी इतना क्लियर मैंडेट मिलना, क्या ये जो इनकम्बेंसी कहते हैं हम, क्या वो है? पश्चिम बंगाल में भी कुछ इसी तरह से नजर आता है और ये बिहार में भी ये इस तरह की तस्वीर सामने आ रही है। देखिए खुशबू, इसमें आपने जो बात बहुत सही उठाई है, क्योंकि अमित साहब ने कहा कि आप लगातार यदि काम करें लॉन्ग टर्म में, एक ऑनेस्टी, कर्पूरी ठाकुर के बाद मेरा ऐसा मानना है कि नीतीश कुमार ऐसे मुख्यमंत्री है देश में, केवल उसी प्रदेश में नहीं, देश में ऐसे नेता हैं जिन्होंने अपने परिवार को कभी आगे नहीं आने दिया। और उनके ऊपर आज तक, जैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर कोई आज तक एक चार्ज नहीं है जब से वो राजनीति में है, कोई भी करप्शन का छोटा मोटा कोई भी चार्ज। अच्छा सर, इसीलिए अपने
बेटे को भी शायद जब नाम आ रहा था तो बिल्कुल वो लाइमलाइट में आने ही नहीं दिया उनको। उन्होंने कह दिया था, कर्पूरी ठाकुर जी ने अपने बेटे के लिए कहा था यदि उसको टिकट मिलेगा, उनकी पार्टी ने तब कहा था, मैं चूंकि उनसे मिलता रहा हूँ इसलिए मैं कह सकता हूँ कि उन्होंने कहा कि यदि उसको टिकट देंगे मेरे बेटे को तो मैं नहीं लड़ूंगा। तो नीतीश कुमार भी बिल्कुल डिटरमिन रहे, अपने बेटे को नहीं आने दिया। और परिवार के अलावा उन्होंने, देखिए आपने जो कहा, वो जब से राजनीति में आए उन्होंने कहा था मैं बिहार के लिए कुछ करूंगा। एक इंटरव्यू हमें दिया था 2006 में जब वो यहाँ मंत्री थे, और टीवी का इंटरव्यू है, उन्होंने बाकायदा ये कहा कि देखिए मैं यदि बिहार के लिए काम करूंगा। जब वो मुख्यमंत्री बने उन्होंने बिहार में लड़कियों को साइकिल, लड़कियों को किताब, स्कूल, एक जरूर कमी है मेरा ख्याल है, अभी अपने लोग सुनेंगे, क्योंकि टीचर्स की अभी भी कमी है, अच्छे टीचर्स की कमी है, अच्छे उद्योग और वहां पर आते हैं। लेकिन लालू जी की छाया वहां पर होने से आप आश्चर्य करेंगी, वहां ये कहा जाता, जो बिजनेसमैन जाता था कि साहब लालू जी जब सत्ता में रहे, इनके साथ भी रहे, तो कहते हैं जितना इन्वेस्टमेंट करना उतना पहले हमें दे दो। तो लालू जी की तो ये इमेज है जिसकी वजह से जो हार रहे हैं। तो लोगों को भी, पब्लिक को भी पता है कि इतनी वसूल। डॉक्टर्स, आपको आश्चर्य होगा, डॉक्टर अजय कुमार जो आईएमए के अध्यक्ष हैं, उन्होंने अभी ताजा एक इंटरव्यू दिया, उन्होंने भी कहा कि साहब हमारे तो डॉक्टरों के अपहरण हो जाते थे। अच्छा सर, यही वजह है, आप देखिए ना 20 साल के बाद भी तेजस्वी यादव आते हैं, अच्छा पोस्टर वगैरह से गायब कर दिया लालू यादव को। सर मैं बड़ी खबर जी, बड़ी खबर का रुख कर लेते। राघोपुर से तेजस्वी यादव पीछे चल रहे। बड़ी खबर, राघोपुर से तेजस्वी यादव का पीछे होना ये बहुत बड़ा सवाल है। देखिए 3000 संख्या भी काफी हो गई है, काफी हो गई। देखिए 3016 वोटों से पीछे चल रहे हैं। विपक्ष मुद्दा विहीन है, विपक्ष नेता विहीन है। परिवारवाद की राजनीति, भ्रष्टाचार की राजनीति, तुष्टीकरण की राजनीति, जंगल राज की राजनीति, गुंडा राज की राजनीति, ये अब सब नहीं चलने वाला। ठीक है, अब राकेश जी देखिए तेजस्वी यादव का पीछे होना, क्योंकि आरजेडी का गढ़ रही है राघोपुर सीट और वहां से 2 बार से तेजस्वी यादव जीत हासिल करते हुए नजर आ रहे हैं। आखिर इस बार ऐसा क्या हुआ? तमाम मुद्दे उठाए गए, फिर एसआईआर का मुद्दा हो, वोट चोरी का मुद्दा हो, कहां पर तेजस्वी यादव पीछे हो गए? देखिए हमारे ग्राउंड जीरो से हमारे जो रिपोर्टर हैं, जो कि जिला वहां पर प्रतिनिधि हमारे, लगातार इस बात को जिक्र वे कर रहे थे कि इस बार लोगों में वहां गुस्सा है। गुस्सा इसलिए है कि लगातार जो है लालू परिवार ही। सर मैं आपको रोकना चाहूंगी, मनीष हमारे साथ ग्राउंड जीरो पर